माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनके बाबा केमिस्ट्री क्लासेस। जैसा कि आप जानते हैं, हम आप लोगों को क्वेश्चन बैंक का प्रैक्टिस करा रहे हैं और रेगुलर करा रहे हैं। आप लोगों को 2011 से लेकर के लगातार पढ़ाते हुए 2021 के क्वेश्चन में हम प्रवेश किए हैं। इसमें भी आपको यह तीसरा लेक्चर है और आप जानते हैं कि इसमें आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो हैं वह 70 है, जिसमें जवाब कितना देना रहेगा 35 का। लेकिन ये जानिए 2021 का क्वेश्चन हो या 2022 का, जो डबल क्वेश्चन रखा है काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हमारा तो यह मानना है कि 21-22 का जो क्वेश्चन आप जो केवल 21 और 22 का प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो सभी क्वेश्चन बन जाएंगे। हमने इसका अध्ययन किया है, देखा है कि हर चैप्टर को काफ़ी डेप्थ से क्वेश्चन को इसमें से निकाल कर रख दिया है। अब इससे ज़्यादा क्या पढ़ने की आवश्यकता है। बहुत अच्छा है, अच्छे ढंग से पढ़िए, बेहतर है, प्रैक्टिस कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हम कहते हैं, आप समझिए इस बात को, इसका कोई जवाब नहीं है। जब इसको हम बनाने के लिए बैठते हैं तो हम देखते हैं कि इतना यूनिक क्वेश्चन और पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो 70 थोड़ी है आप लोगों को एग्जामिनेशन में स्कोरिंग होगा, उधर 35 होगा, हो सकता है। तो इसी समय को फिर से रिपीट करेगा जिसमें से आपको क्वेश्चन उसमें आ जाएगा। बेहतर है, या मेरा अनुभव कह रहा है कि क्वेश्चन आएगा और मन लगा करके पढ़िए। ऐसे भी आप देख ही रहे हैं, समय कम है, ठंडा का प्रकोप बहुत बढ़ गया है, आपको घर बैठे पढ़ने की आवश्यकता है। और वह क्या है जो मैं पढ़ा रहा हूँ। हम तो इस चैनल पर बायोलॉजी और केमिस्ट्री के साथ साथ बायोलॉजी भी पढ़ा रहे हैं और यह इसका फ़ायदा उठाइए। आप लोग बेहतर ढंग से पढ़ लीजिए। घर बैठे आप लोग सुबह सुबह ही पढ़ लेंगे तो 10 से 20 मिनट का मेरा लेक्चर रहता है और आपको काफ़ी फ़ायदा पहुंचा देगा। और अभी तो मैं ऑब्जेक्टिव पढ़ा रहा हूं, सब्जेक्टिव भी बाकी ही है और सब्जेक्टिव में ज़्यादा समय नहीं लेंगे, क्योंकि उसमें आपको रिटेन है और उसका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उसको मैं केवल बतला दूंगा। यहाँ तो ऑब्जेक्टिव में आपको 50% क्वेश्चन एग्जामिनेशन में रहते हैं और येस नो में रहता है जवाब देना, और आपको करेक्ट आंसर देंगे तभी अच्छा आप नंबर ला सकते हैं। सबसे ज़्यादा नंबर आपको कौन पुराएगा? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पुराएगा। ये तो भली भांति आप समझते ही हैं। और इसको थोड़ा सा भी लापरवाही नहीं कीजिए। हम कहते हैं कि 2001 आपको क्या कहते हैं 11 से लेकर के जो लगातार प्रैक्टिस करा रहे हैं उस संग्रह करके तो देखिए, आपको तमाम क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। किताब का कोई बाकी ही टॉपिक्स नहीं बचा रह जाएगा कि उसको किताब पढ़ने की आवश्यकता हो। फिर भी हम आपको इसको पढ़ा लेने के बावजूद हम आप लोगों को एनसीईआरटी के टू द पॉइंट्स हम अवगत कराएंगे और कहेंगे कि जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन बतलाया है वो कहाँ से क्वेश्चन रखा है। डेविएट होने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत किसका है? धैर्य रख करके लगातार प्रैक्टिस करने की। इतना आप कर लेते हैं सभी विषयों के लिए तो आपका चमत्कार हो जाएगा, आपका बेहतर से बेहतर रिजल्ट आएगा। इस बात को ध्यान में रखिए और पढ़िए। हम विशेष क्या कहें, लेकिन मेरा अनुभव कहता है कि यह आप लोगों को इतना कर लेने से अच्छा रिजल्ट ज़रूर से ज़रूर आएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं आगे का क्वेश्चन, और यह है आपको मेथाइल एमीन को बनाया जा सकता है। मेथाइल एमीन को बनाया जा सकता है, एमीन चैप्टर से लिया गया है और यानी प्राइमरी एमीन होगा। और इसमें ऑप्शन को देख लीजिए, ऊर्जा अभिक्रिया नहीं होगा, यह एल्केन बनाता है
हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया द्वारा यह बनाएगा। हॉफमैन अभिक्रिया में होता क्या है, जब एल्केनामाइड को या मेथेनामाइड को जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं, ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया कराते हैं, तो प्राइमरी एमीन का निर्माण होता है। और मेथाइल एमीन क्या है, प्राइमरी एमीन है। इसका आंसर हॉफमैन। डायरेक्ट किताब का एनसीईआरटी का क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। इस बात को ध्यान में रख के पढ़िए, भटकने की जरूरत नहीं है। भटकेंगे तो भटक जाएंगे, आप दूर चले जाएंगे, वो बड़ा दिक्कत हो जाएगा। नेक्स्ट है कॉपर पाइराइट का सूत्र। देखिए कितने बार ये क्वेश्चन हम आप लोगों को बतलाए हैं, क्वेश्चन बैंक में अक्सर ये क्वेश्चन पूछा है। और यह कॉपर का मुख्य अयस्क भी है। 11 में पूछा, 12 में पूछा, 13 में पूछा, 15 में पूछा, 16 में, 17, 18 में भी पूछा है, और यहाँ पर भी आ गया। तो आप देखेंगे कॉपर पाइराइट का सूत्र में CuFeS2 होता है। क्या होता है, CuFeS2 क्या होता है, CuFeS2। याद रखिए, हम 2-3 बार इसलिए रिपीट कर रहे हैं कि आपको दिमाग में सेटअप हो जाए और थोड़ा जागरूक होइए पढ़ाई के प्रति। यह हो जाएंगे CuFe2। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, देखिए बड़ा मजेदार क्वेश्चन, यह बिलियन चैप्टर से लिया गया क्वेश्चन है और काफी अच्छा क्वेश्चन है। 0.01 m ग्लूकोज को बिलियन की तुलना में 0.01 m MgCl2 बिलियन के हिमांक में अवनमन है। समान, लगभग 2 गुना, लगभग 3 गुना, लगभग 6 गुना। देखिए मोलारिटी जो होते हैं वह हिमांक के अवनमन के समानुपाती होता है। मोलारिटी हिमांक के अवनमन के समानुपाती होता है। और मोलारिटी कितना वैल्यू इसका है, 0.01 m। इसका भी कितना है MgCl2 का 0.0 m। दोनों समान है, तो इसमें कोई अंतर नहीं होगा। इसका आंसर ही होगा। बड़ा मजेदार क्वेश्चन, काफी कंसेप्ट वाला क्वेश्चन। हम तो कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि 12th के एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछेगा। यह तो क्वेश्चन थोड़ा स्टैंडर्ड है, लेकिन कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट है, ज्यूपिटर आयन बनाने में कौन समर्थ है। यह तो बिजोड़ क्वेश्चन, ये भी लगता है कि 6-7 बार एग्जामिनेशन में पूछा है, बोर्ड एग्जामिनेशन में। और ज्यूपिटर आयन जो है आपको बायोमोलिक्यूल का क्वेश्चन है। आपको एमिनो अम्ल जो है, एमिनो अम्ल वहाँ से लिया गया है। और एमिनो अम्ल में 2 क्रियात्मक समूह होता है, एमिनो NH2 क्षार और कार्बोक्सिलिक अम्ल COOH। यह दोनों जिसमें होगा, NH2 और COOH दोनों होगा, ज्वाइंट होगा। ज्वाइंट होने के कारण इसे ज्यूपिटर आयन के नाम से जानते हैं। तो यहाँ देखना है कि दोनों कौन है। ए तो नहीं होगा, CH3NO2 है। B CH3COOH कार्बोक्सिलिक एसिड केवल है। सी देखिए CH3CH2 NH2, ए में केवल क्षार है, एमीन है। और डी में देखिए NH2 H2N या NH2 एक ही चीज है, और COOH है, H2N CH2 COOH कार्बोक्सिलिक अम्ल है, यह नाइट्रोजन क्षार है। दोनों आयन है, इसलिए क्या कहेंगे, ज्यूपिटर आयन कहेंगे। इसमें होता क्या है कि आप ज्यूपिटर आयन में NH2 जो H2N है, इसमें एक H आ जाएगा तो एक हाइड्रोजन ले लिया था, यह प्लस हो जाएंगे, एक हाइड्रोजन छोड़ दिया तो ये माइनस हो जाएंगे। तो प्लस और माइनस दोनों आयन हो गया, ज्वाइंट आयन है, इसलिए ज्यूपिटर आयन कहते हैं। और इसमें 2 क्रियात्मक समूह होगा। कौन कौन, NH2 और कौन, कार्बोक्सिलिक अम्ल COOH। यह दोनों जिसमें रहेगा वही ज्यूपिटर आयन कहलाएगा। इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट है, प्रगलन विधि में धातु के ऑक्साइड। देखिए धातु के ऑक्साइड के अपचयन में प्रयुक्त होता है, बड़ा बिजोड़। यह मेटालर्जी धातुओं के निष्कर्षण के चैप्टर से लिया गया है। और इसमें जो है
आपको एल्युमिनियम ऑप्शन है, कार्बन है, मैग्नीशियम, कार्बन मोनोऑक्साइड है। देखिए प्रगलन विधि में आपको प्रयुक्त होने वाला धातु के ऑक्साइड के अपचयन में, धातु के ऑक्साइड के अपचयन प्रगलन में एल्युमिनियम ऑक्साइड होते हैं, अपचयन में प्रयुक्त होता है वह कार्बन है। क्या है? कार्बन है। इसका आंसर ए बी होगा। याद रखिएगा, अच्छा से अच्छा क्वेश्चन यहाँ है। नेक्स्ट है, यह क्वेश्चन बैंक से में है लेकिन कभी एक आध दो बार इसको रिपीट किया है, बहुत बेजोड़ क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और है, एक शून्य कोटि की अभिक्रिया ए प्लस बी से सी के लिए दर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन। शून्य कोटि के लिए आप जानेंगे कि अभिकारक की सांद्रता, अभिकारक की सांद्रता, अभिक्रिया के वेग अभिकारक के सांद्रता के शून्य घातांक के समानुपाती होता है। तो समानुपाती, तो शून्य घातांक के लिए क्या होना चाहिए? पावर शून्य होना चाहिए। शून्य घातांक के लिए पावर शून्य होना चाहिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। परिभाषा को आप समझिए, अभिक्रिया का वेग अभिकारक के सांद्रता के शून्य घातांक के समानुपाती होता है। शून्य घातांक के समानुपाती हो जाएंगे आपको शून्य कोटि की अभिक्रिया, एक घातांक के समानुपाती प्रथम कोटि की अभिक्रिया, दो घातांक के समानुपाती द्वितीय अभिक्रिया, दूसरे कोटि का तीन घातांक के समानुपाती तृतीय। तो यहाँ शून्य देखिए, ए पर भी शून्य है, बी पर भी शून्य है, ये जीरो हो जाएंगे, इसमें एक एक दो हो जाएंगे, इसमें एक हो जाएगा, इसमें भी एक हो जाएंगे। तो इसका आंसर ए होगा। क्वेश्चन बैंक में इसका आंसर गलत दिया हुआ है, यह आप ध्यान रखेंगे। इसका ए और बी दोनों का चूंकि क्यों यह है ए और यह प्रथम कोटि रहता तो कोई एक रहता, एगो जीरो एगो द्वितीय कोटि दोनों के, यानी ये हो जाएंगे शून्य, ये हो जाएंगे दूसरा, ये हो गया प्रथम, ये हो गया प्रथम, इसका हो जाएंगे ए हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट है, रासायनिक अधिशोषण में कितने परतें होते हैं? बहुत ही कंसेप्ट वाला क्वेश्चन है। यह पृष्ठ रसायन से लिया गया है। इसमें देखना है एक, दो, अनेक, शून्य। तो रासायनिक अधिशोषण में आपको जो परत की बात होती है, तो एक सतह होती है और सतह की ऊपरी परत होगी, यानी एक सतह पर जो आपको रसायन जो है केमिकल, वह सतह से ही तो आगे बढ़ेगा और उसके ऊपर सतह बनेगा, सतह पर सतह बनेगा, यानी इसका दो होगा। कितने होंगे? दो होगा। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत कंसेप्ट वाला क्वेश्चन है। इसको तो एनसीईआरटी में इसकी चर्चा नहीं किया कि कै गो सतह होगा, लेकिन सतह पर सतह होता है। चलिए नेक्स्ट देखना है, बैकालाइट फिनॉल से किसके द्वारा अभिक्रिया, किसके साथ अभिक्रिया द्वारा प्राप्त होता है? देखिए बैकेलाइट में होता है फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड, यह हमने पढ़ाया है आपको बहुलक। और बैकेलाइट जो है उसका दो मोनोमर होते हैं, दो एकलक होते हैं, फिनॉल होते हैं और फॉर्मेल्डिहाइड होता है, यानी इसका आंसर हो जाएंगे फिनॉल से किसके द्वारा, तब फॉर्मेल्डिहाइड के द्वारा अभिक्रिया करते हैं, एसिटल्डी नहीं, फॉर्मेल्डिहाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपश्वसन यौगिक, उपश्वसन यौगिक K4NiCN4 में निकेल की ऑक्सीकरण संख्या। देखिए इससे पहले आपको पूछा जाता था NiCO के होल 4, उसमें भी जीरो होता था, इसमें भी जीरो होगा। काहे कि यहाँ पर 4 गो के है और के पर प्लस 1 होता है, तो 4 गो के है, 4 गो प्लस हो गया, और CN साइनो है और साइनो पर -1 होता है। कै गो साइनो है? 4 गो, तो -4 और +4 दोनों मिलकर रिजल्ट क्या देंगे? जीरो देंगे, यानी 4 - 4 कितना हो जाएगा? जीरो। 4 - 4 बराबर जीरो। कहाँ गया? यह है ए। देखिए कितना कंसेप्ट की बात है, कितना बेजोड़ क्वेश्चन है, क्वेश्चन सेटर का कितना दिमाग होगा, यह बात को देखिए। यदि इसका IUPAC नेम कहता तो आप जान लेंगे IUPAC जो नेम कहता तो ये हो जाता आपको पोटेशियम टेट्रासाइनोनेक्लेट, पोटेशियम टेट्रामिथाइल साइनो, वो लगा रहता निकल के साथ क्या लगेगा? निकलेट हो जाएगा। IUPAC नाम पूछता तो
ये हो जाता, बहुत ही बेजोड़ क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, कौन अत्यधिक क्षारीय है? एक बात जानेंगे, एक बात जानना क्या है कि आपको सेकेंडरी एमीन जो होगा वह होगा, कौन होगा? सेकेंडरी एमीन। तो इसमें आपको ये प्राइमरी NH2 है तो प्राइमरी है, NH है तो सेकेंडरी है। तो देखिए NH2 है, ये प्राइमरी हो गया, और ये अभी क्या है? NH2 प्राइमरी है। तो प्राइमरी वाला को पहले हटा दीजिए, तो और टर्शियरी रहता तो और अच्छा होता। यानी आपको क्षारीय कह रहा है, यानी एमीन में हाइड्रोजन की संख्या कम से कम हो, एमीन में हाइड्रोजन की संख्या कम से कम हो। तो प्राइमरी वाला तो होगा ही नहीं। तो A है NH2 और C है NH2, दोनों को छांट दीजिए, तो बच गया B और D। B में C6H5NH2 और यहाँ है CH3 NH। तो आप देखिए कि दोनों में हाइड्रोजन किसके पास ज़्यादा है? 5 9 10 1 11 हो गया, 2 9 6 1 7 है। जितना कम से कम हाइड्रोजन होगा उतना वह क्षारीय होगा। सभी में कौन है? इसी में कम है, यह कंसेप्ट है। यह हो जाएंगे कौन? डी हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का सामान्य सूत्र। आप जानते हैं कि एल्काइल अल्कोहल होता है, और एल्काइल का सामान्य सूत्र CnH2n+1 क्या होता है? CnH2n+1 एल्काइल, और साथ OH लग जाएगा तो CnH2n+1 OH हो गया। CnH2n+2 OH नहीं होगा, CnH2n OH नहीं होगा, तो कौन होगा? A होगा, CnH2n+1 OH, CnH2n+1 OH, यही इसका सामान्य सूत्र है अल्कोहल का। अल्कोहल का बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, यहाँ पर भी पूछा गया, याद रखेंगे। यह है आपको अल्कोहल चैप्टर का है। नेक्स्ट है, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल हो गया। दूध निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? दूध निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? यह पृष्ठ रसायन चैप्टर से लिया गया है। दूध एक प्रकार के इमल्सन है, पायस है, जिसमें परिक्षिप्त अवस्था और परिक्षेपण माध्यम दोनों द्रव होता है। यानी वैसे कोलाइड जिनका परिक्षिप्त अवस्था एवं परिक्षेपण माध्यम दोनों कोलाइड होता है, वह आपको कहलाता है इमल्सन या पायस, और इस घटना को पायसीकरण कहते हैं, और इसका उदाहरण दूध होगा, मिल्क होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मज़ेदार क्वेश्चन है, NCERT किताब का है क्वेश्चन। इस बात को ध्यान में रखिए और बढ़िया से पढ़िए आप लोग। तो यह हो जाएंगे पायस मीन्स इमल्सन रहता, अंग्रेजी में इमल्सन कहते हैं, इमल्सन होता, निलंबन नहीं होगा, सॉल्व नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं, सब बेकार है। नेक्स्ट, ये भी कम नहीं है, गणना किसका अयस्क है? देखिए क्वेश्चन पूछने वाला आपको जो क्वेश्चन सेटर है उसका दिमाग, यह आपको मेटालर्जी से है, अयस्क वाला चैप्टर है, उसमें 4 धातुओं का काफ़ी बढ़िया से बतलाया है। वह है आपको एल्युमिनियम, आयरन, कॉपर और जिंक। टेबल में भी है, हमने भी बतलाया है, लेकिन हमने आपको एक चीज़ और ऐड किया है, वह गैलेना। यह आपको मैं बतला दूं, यह पी ब्लॉक के एलिमेंट में एक जगह आया है गैलेना का सूत्र, PbS। देखा, और जान लीजिए कि लिथार्ज भी होता है PbO। तो गैलेना हो जाएंगे या लिथार्ज, दोनों किस धातु का अयस्क होंगे? लेड का होगा, यानी Pb का होगा। लेड कहे तो Pb, याद रखेंगे। कभी कभी सिंबल ना दे करके लेड भी कह सकता है, तीन नहीं होगा, ऐसा ही नहीं होगा, एजी नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो भी बेजोड़ क्वेश्चन है, जिसका जोड़ा नहीं है। आप जानिए कि ठोस के या ठोस अवस्था का है, और ठोस अवस्था में ठोस जो है उसको 2 भागों में बांटा गया है, रवेदार और बेरवेदार। बेरवेदार जिसका ज्यामितीय आकार अनिश्चित एवं अनियमित होता है, वही तो बेरवेदार ठोस है। और बेरवेदार ठोस में आता है कांच, क्वार्ज कांच, रबर, प्लास्टिक, है ना, यह सब आते हैं। तो देखिए रबर यहाँ है,
हीरा है नेटवर्क क्रिस्टलीय ठोस, ग्रेफाइट भी है नेटवर्क क्रिस्टलीय ठोस, नमक है आयनिक क्रिस्टलीय ठोस। यह कौन हो जाएगा? क्वेश्चन पूछने का बहुत अच्छा तरीका है, यह एकदम बहुत बेजोड़ तरीका है। नेक्स्ट है अभिक्रिया C2H5Br यानी इथाइल ब्रोमाइड। इथाइल ब्रोमाइड को अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तब Br हट के OH जुट जाएंगे और KBr बाहर निकल जाएंगे, यानी C2H5OH होगा। C2H5OH कितने गया? यहाँ है, एक कार्बन एक कार्बन दो कार्बन C2H5 देना दो 5, इथाइल अल्कोहल के रूप में है, इसका आंसर बी होगा। अच्छा क्वेश्चन, मजेदार क्वेश्चन है, अल्कोहल से लिया गया है। और अगला क्वेश्चन देखिए, फोटोग्राफिक फिल्म प्लेट में किसका आवश्यक घटक होता है? फोटोग्राफिक जो फोटो लिया जाता है कैमरा से, उसमें उस फिल्म में जो है उस प्लेट में किसका आवश्यक घटक होगा? सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, सिल्वर ब्रोमाइड AgBr, दोनों कोई नहीं। तो आप जानेंगे इसमें सिल्वर ब्रोमाइड होगा। कौन होगा? सिल्वर ब्रोमाइड। आप फोटोग्राफिक फिल्म प्लेट में उपयोग होने वाला जो केमिकल है वह सिल्वर ब्रोमाइड AgBr काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप जानेंगे कि AgBr आप ठोस अवस्था के आपको शॉर्टकी और फ्रेंकल दोष दोनों का उदाहरण भी है। Ag किसका उदाहरण है? शॉर्टकी और फ्रेंकल दोष दोनों दोषों के उदाहरण है। तो वह आपको AgBr याद रखेंगे। दोनों क्वेश्चन दो जगह पर यह कामी है। एक है कि आपको फोटोग्राफिक प्लेट का घटक है, फिल्म प्लेट का घटक है। दूसरा है कि यह एग्जाम्पल किसका है? यूनिक है, तो शॉर्टकी और फ्रेंकल दोषों के बीच का उदाहरण है। अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ते रहिए। मैं आपको समय समय से पढ़ा करके बेहतर जरूर बनाऊंगा। केमिस्ट्री तो बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, जो मैं केमिस्ट्री का टीचर हूँ, लेकिन बायोलॉजी भी मैं बेहतर नॉलेज रखता हूँ। कुछ स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम का डिमांड हुआ, हमें सोचा चलिए चैनल पर तो है, मैं पढ़ा दूँ, समय है मेरे पास। ऐसे तो ऑफलाइन में संभव नहीं था, लेकिन ऑनलाइन में यह संभव है। तो मैं विशेष क्या कहूँ, आप लोग पढ़िए, मन लगा करके पढ़िए। समय कम है, अच्छा नंबर लाना है, बुद्धि और विवेक से काम करना है, समझदारी के साथ काम करना है। हम तो कहे हैं इतनी कड़क के ठंडे में आप घर बैठे बिछावन के तर में बैठ करके भी आप पढ़ करके अच्छा रिजल्ट ली आएंगे, बशर्ते आप में चाहत होनी चाहिए, आप में लगन होनी चाहिए, आप में कुछ पाने की आवश्यक जुनून होनी चाहिए। और यह कब होगा आप लोग समझिए, यह कैरियर का प्रथम पौधान है। यह डिग्री आपके साथ रहेगा, बेहतर नॉलेज, बेहतर परसेंटेज के साथ तो दुनिया की कोई भी कंपटीशन में भागीदारी हो सकते हैं, बैठ सकते हैं और मेरिट तो ले करके जॉब ले सकते हैं। तो आप समझिए इस बात को और चैनल से जुड़े रहिए, मन लगा के पढ़िए, हमेशा हैप्पी रहिए। साथ ही साथ मेरे चैनल को बहुत बहुत दूर तक इसको ले जाने में साथ दीजिए। कब होगा? जब लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे। धन्यवाद। इतना ही।